विद्यार्थियों का समर्पण क्लासों में एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान की जो विशेषता हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 19 विशेषताएं हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे विशेषता नंबर 20 और वो है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे भारत का संविधान है, जो हमारे भारत का संविधान है, उस संविधान के अंदर अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक, यानी ऐसे लोग जिनकी संख्या क्या है, अल्प। जैसे मैं बात करूं जैन धर्म के लोगों की, मैं बात कहूं बौद्ध धर्म के लोगों की, तो वो सब क्या हैं, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब कि जो संख्या में क्या है, अल्प हों। तो इस प्रकार के जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, आपने देखा होगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं। जैसे हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वो जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी तुलना में क्या है, पिछड़े हुए। वो आज भी क्या है, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, या समाज के अंदर बहुत से जो क्षेत्र हैं उनमें पिछड़े हुए हैं। तो हमारे समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं उनके कल्याण की क्या की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। तो ये भी हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता बन जाती है। और ये विशेषता जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में विशेषता हमसे पूछी गई थी। और अब वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे संविधान में की गई है अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों के लिए। तो नंबर 1, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। एक तो ये, यानी इस बिंदु का जो उत्तर है वो आप 5 पॉइंट बना करके दे सकते हैं। और उसमें पहला बिंदु आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक और भाषाई और सांस्कृतिक, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके धर्म, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति के हितों की रक्षा की क्या की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे यहाँ जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमारे भारत के जो मौलिक अधिकार है उनमें। और इसके अलावा हम बात करें मौलिक अधिकारों के अंदर अधिकार नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कि प्रत्येक जो धर्म के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर जो है ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के तहत SC और ST को
लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको क्या किया गया है, क्या प्रदान किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। भाई उनके कल्याण के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको समाज में एक सही लेवल पे लाने के लिए, यानी कुल मिलाकर के कल्याण के लिए जो है लोकसभा में और विधानसभाओं में क्या दिया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। और ये आरक्षण जो प्रदान किया गया है ये कौन से अनुच्छेद में है, 330 और 332 के तहत दिया गया है। तो एक व्यवस्था ये की गई है हमारे संविधान में। विशेषता नंबर 3, अनुच्छेद 335 में SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में, यानी सरकारी जो नौकरी है, सरकार की जो सेवाएं हैं, उनमें आरक्षण दिया गया है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के साथ साथ हमारे जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में भी क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। सरकारी सेवाओं में भी क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, 335 में। इसके अलावा नंबर 4, ओबीसी के लिए, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू किया गया है। यानी ये भी एक कल्याण की विशेष व्यवस्था है कि 1993 से 27% क्या दिया गया है, आरक्षण। किसको, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको। इसके अलावा नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनके कल्याण के विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी हमारे भारत के संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी जो है अनेक प्रबंध किए गए हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था करता है, जिसमें सबसे जो मोटी बात है वो है आरक्षण। तो ये थी हमारे संविधान की क्या विशेषताएं। और एक विशेषता और थी नंबर 21 पे, मिश्रित संविधान। तो मिश्रित संविधान का अर्थ है कि हमारे भारत का जो संविधान है उसमें अनेक जो उपबंध, जो प्रबंध हैं वो दुनिया के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो एक मिश्रित संविधान है। जैसे हम बात करें संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से, और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार जो हमारा संविधान है वो एक मिश्रित संविधान है। यानी दुनिया के बहुत से जो देशों के संविधान हैं उनसे कुछ अच्छे जो बातें हैं, अच्छे जो उपबंध अनुच्छेद हैं, उनको लेकर के हमारा संविधान तैयार किया गया है। इसलिए आप इसको मिश्रित संविधान भी कह सकते हैं। तो ये विशेषताएं हमारे जो संविधान की थी वो कंप्लीट होती है। और अब हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना की। आपने कई बार ये सुना होगा कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, या फिर जो है आपने अपनी जो किताबें हैं उन किताबों के जो फर्स्ट पेज है या अंतिम जो पेज है उसमें आपने उद्देशिका या प्रस्तावना देखी होगी या पढ़ी होगी। तो वो जो प्रस्तावना है या वो जो उद्देशिका है वह हमारे संविधान की प्रस्तावना ही
है। अब ये प्रस्तावना होती क्या है? तो प्रस्तावना यानी हमारे संविधान का एक संक्षिप्त रूप यानी हमारे संविधान को लिखने के क्या उद्देश्य थे, हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के जो लक्ष्य हैं, उनको हमने क्या किया है कि एक प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना है वो एक संक्षिप्त क्या है? घोषणा पत्र। हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है? एक संक्षिप्त और सारपूर्ण घोषणा पत्र है, जिसमें हमारे संविधान की विशेषताओं, उद्देश्यों को अंकित किया गया है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का संक्षिप्त और सारपूर्ण घोषणा पत्र है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अंकित किया गया है। तो आप देखिए, प्रस्तावना और प्रस्तावना से आशय, भारतीय संविधान के संक्षिप्त एवं सारपूर्ण घोषणा पत्र को प्रस्तावना कहते हैं। यानी जो हमारे भारत का संविधान है, उस संविधान के संक्षिप्त एवं सारपूर्ण घोषणा पत्र को हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों को अंकित किया गया है। इसे उद्देश्य का भी कहते हैं। यानी आपकी जो बुक है, उस बुक के पीछे या जो फर्स्ट पेज है, उसमें ये उद्देश्य का देखी जाती है। अब यदि मान लीजिए कि पेपर जो बनाने वाला है वो आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान की विशेषता लिखिए, विशेषता नहीं, यदि वो आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दर्शाइए, या फिर वो आपसे कहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए या भारतीय संविधान की उद्देशिका को लिखिए, तो हमारे जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी आप समझने का और सीखने का प्रयास करना। तो हमारी प्रस्तावना को हम किस प्रकार से देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हमारी उद्देशिका में, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दे करके और उसको समझने का प्रयास करना। तो हम भारत के लोग, अब प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान देना, हम भारत के लोग यानी आप और मैं, यानी हम सब भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना। तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि जो हम भारत के लोग हैं, यानी उस समय
जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया। तो उस समय के जो भारत के लोग थे जिन्होंने हमारा संविधान तैयार किया, तो उस समय के जो भारत के लोग हैं वो क्या कहते हैं, देखो कि हम भारत के लोग क्या भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या बनाएंगे, भारत को हम क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। ये उद्देश्य हो गया। एक उद्देश्य कि हम क्या बनाएंगे, हमारे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक या शासन की व्यवस्था होगी। हम जो है हमारे भारत को गणराज्य बनाएंगे, यानी गणराज्य बनाने के लिए। तो ये उद्देश्य है कि नहीं है कि हम क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे, हमारे भारत को समाजवादी राज्य बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे और गणराज्य बनाएंगे। और इन सब के लिए हम क्या करेंगे कि समस्त नागरिकों को, इन सब उद्देश्यों को पाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे भारत के समस्त जो नागरिक हैं, उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय की स्थापना करेंगे। यानी क्या करेंगे, कौन कौन सी न्याय की स्थापना करेंगे, तो 3 प्रकार की न्याय। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्यायों का उल्लेख है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। तो हमारे संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है प्रस्तावना में, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता हमें दी गई है। यानी हम जो भारत के लोग हैं उनको जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी सभी व्यक्ति क्या होंगे, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता हमारे को यहाँ दी गई है। यदि आप मान लीजिए कि परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है, समानता। यानी समानता कौन कौन सी दी गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता हमें प्रस्तावना में दी गई है। यानी हमारी प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें कौन कौन सी समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता का और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके अलावा बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक न्याय का उल्लेख है। इसके अलावा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित किया गया है। किसको सुनिश्चित किया गया है, यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में क्या सुनिश्चित किया गया है, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ
बंधुता बढ़ाना, यानी हम जो भारत के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखें, आपस में जो है प्यार प्रेम से रहें। तो इस प्रकार जो बंधुता है, बंधुता किसे कहते हैं? भाईचारे को। और भाईचारा क्या होता है? आपस में मिलकर के रहना। तो आपस में मिलकर के रहना, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर बढ़े, इस उद्देश्य को भी हमारे प्रस्तावना में अंकित किया गया है। और आगे कहा गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर को जो है 1949 को हम क्या करते हैं कि इस संविधान को क्या करेंगे? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो एक प्रश्न हमारे यहाँ पे बनता है, कौन सा? कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ध्यान दो, यदि आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो आप अच्छे से देख लो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया, हमारे भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो यहाँ 1950 है और यहाँ 1949 है। तो ये दोनों तारीख जो है ये अलग अलग है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मर्पित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों तारीख आप अच्छे से याद कर लो, इनको समझ लो, इनको सीख लो। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो अब आप समझ गए होंगे न्याय कौन कौन सी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की है। समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो इनको भी आप जो है अच्छे से याद रखना। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है अगला बिंदु है प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। यानी आप जो ये प्रस्तावना अभी आपने देखी, सुनी और सीखने का जो आपने प्रयास किया, ये जो प्रस्तावना है अब हम क्या करेंगे? इसका विस्तृत विवेचन करेंगे। ये जो प्रस्तावना अभी आपने पढ़ी ना, हम क्या करेंगे? इसका विस्तृत विवेचन करेंगे, यानी इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हमारी ये जो 12 लाइन की प्रस्तावना है, इसमें विवेचन का जो पहला बिंदु है वो है घोषणात्मक भाग। यानी हम भारत के लोग से लेकर के और आत्मर्पित करते हैं यहाँ तक की जो प्रस्तावना है, इसमें जो पहला भाग है वो कौन सा है? घोषणात्मक भाग। कौन सा भाग है? घोषणात्मक भाग। यदि आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना कीजिए, प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना कीजिए, तो आप जब इसकी विवेचना करेंगे तो सबसे पहले बिंदु आप क्या लिखेंगे? इसका कौन सा भाग लिखेंगे? घोषणात्मक भाग, यानी डिक्लेरेशन या डिक्लेयर पार्ट। अब वो क्या है? देखो, हम भारत के लोग, ये जो पद है हम भारत के लोग, ये क्या है? इसका घोषणात्मक भाग है। यानी इसमें ये घोषणा की जा रही है कि हम भारत के लोग, ये एक डिक्लेरेटिव है, एक घोषणा कि हम भारत के लोग इसे अंगीकार, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार के ये जो पद है ये क्या कहलाएगा? इसका घोषणात्मक भाग कहलाएगा। और हम भारत के जो लोग हैं, ये जो इसका घोषणात्मक भाग है, इसका मतलब है कि जो अंतिम शक्ति है वो किस में निहित है? जनता में। यानी हम भारत के लोग
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको किसने तैयार किया, हमारे संविधान को भारत की जनता ने, और इसको स्वीकार किसने किया, भारत की जनता ने। इसको आत्मर्पित किसने किया, भारत की जनता ने। भाई आपने समझा ना, हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ यह है कि भारत का जो संविधान है ये भारत की जनता के द्वारा तैयार किया गया है और इसको भारत की जनता ने क्या किया गया है, स्वीकार या अधिनियमित किया है। और इस संविधान में अंतिम जो शक्ति है वो भी जनता को ही प्रदान की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वही शासन को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम भारत के लोग हैं, ये हमारे भारत के संविधान का कौन सा भाग है, घोषणात्मक भाग है। तो हम भारत के, तो देखो हम भारत के लोग, ये जो पद है ये संविधान का घोषणात्मक भाग है जिसके अनुसार अंतिम शक्ति जनता में निहित की गई है। हम भारत के लोग इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसके अनुसार यह संविधान जनता द्वारा तैयार किया गया है और जनता ने जो है इसको अंगीकार भी किया है। तो ये हो गया इसका कौन सा भाग है, घोषणात्मक भाग। और इसके बाद में विस्तृत जो विवेचना है, इसमें हम दूसरा बिंदु क्या लेंगे, इसका कौन सा भाग लेंगे, उद्देश्य भाग। तो अभी आपको मैंने बताया ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 1 2 3 4 और 5 ये इसके क्या है, उद्देश्य। यानी ये कौन सा भाग है हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर, उद्देश्य भाग। तो जो पार्ट नंबर 2 है वो है उद्देश्य भाग। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को अंकित किया गया है। यानी ये जो प्रस्तावना है इसमें जो हमारे भारत का संविधान है इसके उद्देश्यों को, इसके लक्ष्यों को क्या किया गया है, वेरी गुड, अंकित किया गया है, जिन्हें उद्देश्य भाग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, उद्देश्य भाग कहा जाता है। यानी जो उद्देश्य, जो लक्ष्य आप देख रहे हैं 5, इनको ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य भाग कहा जाता है। और पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हमारे जो प्रस्तावना है इसमें संविधान का पहला लक्ष्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, तो आप ध्यान देने की कोशिश करना, इसको समझने और सीखने की कोशिश करना। संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से, प्रभुत्व यानी स्वयं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी पूर्ण रूप से जो है हमारा भारत देश अपने ऊपर स्वयं शासन चलाएगा। यानी भारत के जो आंतरिक मामले हैं, भारत के जो बाहरी मामले हैं, विदेशी मामले, उनके ऊपर किसी भी दूसरे देश का या किसी विदेश का अधिकार नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, कि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे तो हमारे भारत के आंतरिक और जो विदेशी मामले थे उनका फैसला हमारा भारत नहीं करता था, तो फिर कौन करता था, वेरी गुड, अंग्रेज करते थे। कौन करते थे, यानी हमारे भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों के ऊपर जो है वो ब्रिटेन का अधिकार था। तो उस समय हमारा भारत क्या नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय हमारा जब संविधान तैयार किया जा रहा था, जब आज़ाद हुए थे और उस समय हमारा जब संविधान तैयार किया जा रहा था, तो उस समय ये उद्देश्य निश्चित किया गया था कि हम भारत को क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि
आंतरिक और बाहरी मामलों में जो है हमारा देश किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, पहला उद्देश्य था इसका कि भारत आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। विदेशी शक्ति यानी किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। भारत पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। ये उद्देश्य भाग का पहला उद्देश्य आपने क्लियर किया। यदि 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है, यदि आपको 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, तो आप यहां से ये लाइनें उठा करके और अपने उत्तर में लिख देना। उसके बाद में दूसरा उद्देश्य क्या है, समाजवाद, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। यानी हमारी जो उद्देश्य का है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द यानी समाजवाद के उद्देश्य को जोड़ा गया, जिसका अर्थ है कि राज्य द्वारा सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। यानी जो हमारा राज्य होगा वह राज्य सभी लोगों के साथ में, सभी नागरिकों के साथ में समान बर्ताव करेगा। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक उद्देश्य भाग है जिसका नाम है समाजवाद। तीसरा उद्देश्य क्या है, लोकतंत्रात्मक। तीसरा उद्देश्य क्या है, लोकतंत्रात्मक, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर हमारे भारत को क्या बताया गया है, लोकतंत्रात्मक। क्या उद्देश्य बताया गया है, तीसरा लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि भारत के ऊपर शासन कौन चलाएगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ये क्या चलाएंगे, हमारे भारत के शासन को चलाएंगे। इस प्रकार ये जो है लोकतंत्रात्मक हमारे संविधान में क्या है, एक उद्देश्य है। यानी भारत को लोकतंत्रात्मक राज्य बनाना हमारे संविधान का उद्देश्य है। और लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को चलाना। इसके बाद में अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, गणराज्य। क्या है, गणराज्य। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि जहां सर्वोच्च जो नागरिक होता है उस देश का, यानी गणराज्य का मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च नागरिक जो है वो वंशानुगत न होकर के यदि जनता के द्वारा चुना जाता है तो वह गणराज्य कहलाता है। यानी वह देश, वह राष्ट्र जहां देश का सर्वोच्च नागरिक, अब हमारे भारत में देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। कौन है हमारे भारत का, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र के अंदर जो है एक सर्वोच्च नागरिक होता है और हमारे भारत में वह कौन है, राष्ट्रपति। वह व्यक्ति जो है वंशानुगत न होकर यदि निर्वाचित किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है या निर्वाचित किया जाता है, तो उस राष्ट्र को हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। अब आपको बताऊं, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के अंदर जो सर्वोच्च नागरिक है, यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर जो सर्वोच्च नागरिक है वह क्या होता है, वंशानुगत है। यानी
जैसे राजा का बेटा राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने। तो जब राजा का बेटा राजा बनता है तो ये क्या कहलाता है? वंशानुगत। और ये जो सिस्टम है ये कौन से देश में है? ब्रिटेन में। इसलिए ब्रिटेन क्या नहीं है? इसलिए ब्रिटेन क्या नहीं है? गणराज्य नहीं है। और हमारा देश गणराज्य क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सर्वोच्च नागरिक है वो राष्ट्रपति है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा या फिर उसका बेटा राष्ट्रपति बने, फिर उसका बेटा राष्ट्रपति बने। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में सर्वोच्च नागरिक अर्थात राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव किया जाता है। और जहां राष्ट्राध्यक्ष या सर्वोच्च नागरिक का चुनाव किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनने की कोशिश करना कि वह राष्ट्र जहां राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक यानी राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के और जनता के द्वारा यदि वो चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, तो वह राष्ट्र क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। और ये हमारे संविधान का उद्देश्य है कि भारत को गणराज्य बनाया जाए। और हमारे भारत को गणराज्य बनाने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति को वंशानुगत न करके और उसका निर्वाचन किया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये था गणराज्य। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य भाग थे जिसमें हमने 4 उद्देश्य पढ़े: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और एक उद्देश्य था पंथ निरपेक्ष। और मैंने पंथ निरपेक्षता जो आपको है इसके बारे में विशेषता के अंदर इसका अर्थ मैंने आपको लिखवा दिया था। पंथ निरपेक्षता ये भी क्या है? निरपेक्षता ये भी क्या है? हमारे संविधान का एक उद्देश्य भाग है, एक उद्देश्य है। अब पंथ निरपेक्षता क्या होता है ये मैंने आपको जो है जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तब मैंने इसका अर्थ आपको लिखवा दिया था। तो मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, आप उद्देश्य में जाकर के और इस पंथ निरपेक्षता के अर्थ को ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन था जिसमें हमने घोषणात्मक भाग को पढ़ा और हमने उद्देश्य भाग को पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे इसके कौन से भाग को? विवरणात्मक भाग को। विवरणात्मक भाग को ये हम कब पढ़ेंगे? कल। ये तीसरा जो भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा भाग कौन सा पढ़ेंगे? विवरणात्मक भाग। और ये हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी और आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा। और आप सभी विद्यार्थी जो है इन फ्री क्लासों को बार बार पढ़ें, बार बार आप इनको देखें और इनके नोट्स भी तैयार करें, क्योंकि समर्पण के जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी जो है उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें और उनकी मेहनत को एक प्रकार से रंग दें, ताकि इनको भी ऐसे लगे कि हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हुई है और सभी विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इसी के साथ में जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।